अध्याय 3 स्वतंत्रता, पंचम आणिक, यूरोपीय स्वातंत्र्य दिग्दर्शन। यूरोपीय बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। इस अध्याय के पूर्वान्निकों में कहे हुए उपायों से प्राचीन काल में भारत को स्वतंत्रता की खोज करनी पड़ती थी, वर्ण स्वतंत्रता को भारत की खोज करनी पड़ती थी। वाह, अद्भुत भाई। उसको मैंने मैंने मूल ले लिया आपका बहुत दिनों से। यदि भारत जीतता है तो कोई हारता नहीं है, बल्कि पूरा विश्व जीतता है। ये भी बहुत अच्छा है कि स्वतंत्रता को भारत की खोज करनी पड़ती थी, किंतु दशांतर से अब नाभ से कस्तूरी निकल गई है। केवल सूखा चमड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें अब मृगमद के पूर्व संस्कार कुछ कुछ बने हुए हैं, और चाम के सड़ जाने से उसमें कुछ दुर्गंध भी आने लगी है। इससे चाहे कोई यह अनुमान कर लेवे कि ऐसे दुर्गंध युक्त चमड़े में सुगंध कभी नहीं रही होगी, अथवा कोई यह अनुमान कर लेवे कि जिस पदार्थ के पूर्व संस्कार ऐसे सुंदर हैं वह स्वयं कैसा मनोहर न होगा। जो कुछ हो, अब तो कहा यह जाता है कि प्राचीन काल में भारत स्वतंत्रता को जानता ही न था। जो कुछ हो, अब तो कहा यह जाता है कि प्राचीन काल में भारत स्वतंत्रता को जानता ही नहीं रहा होगा। अंग्रेजी साहित्य के प्रसाद से अब उसकी दृष्टि स्वतंत्रता की ओर जाने लगी है। यह भी कहा जाने लगा कि स्वतंत्रता रूपी यज्ञाग्नि की अरणी यूनान समिध उसके यूरोप की अन्य जातियां, आज्य उसका अंग्रेजी साहित्य है। यह पावन स्वतंत्रता रूपी यज्ञाग्नि यूरोप रूपी वेदी से में ज्वलित हुई और वहीं फलीभूत भी होती है। दृष्टांत तो ऐसे कहीं नहीं मिलते हैं। यानी कि यूरोप का भी दृष्टांत दिया है, तो ऐसे नहीं कि भौतिक उदाहरण, जैसे हमारे लोग अंडा मुर्गी का उदाहरण देते हैं, जबकि फिर संदीप जी ने कहा कि नहीं, अब उदाहरण देना है तो बीज वृक्ष का। दृष्टांत भी तय वैसे ही आते हैं, जैसा परिवेश, जैसा पठन, जैसा सन्निकर्ष। स्वतंत्रता की अरणी कहे जाने वाले यूनान के लेखकों में सुविख्यात आचार्य अरिस्टोटल सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनके मतानुसार स्वतंत्रता के दो तत्व हैं, बारी बारी से सब व्यक्तियों का शासक और शासित होना, अर्थात एक बार प्रत्येक व्यक्ति को शासन करने का अवसर मिलना, और जब उसकी शासन की बारी हो चुकती है तो उसका दूसरे व्यक्ति के शासन को स्वीकार होना। ऐसा तो कभी संभव नहीं होता, एक बार सत्ता आने के बाद कौन छोड़ता है। वहाँ होता था ऐसा, व्यवस्था से होता था। हाँ, व्यवस्था बारी बारी से। हाँ, ऐसा मैंने तो कई विद्यालय या डिपार्टमेंट्स देखे हैं, यूनिवर्सिटी हाँ, डीन बन जाते हैं, फिर वो वापस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं, प्रिंसिपल स्कूल के बदलते रहते हैं। आज प्रिंसिपल हैं तो अगले वर्ष वो फिर शिक्षक बन जाएंगे और दूसरा कोई शिक्षक प्रिंसिपल बनेगा। ऐसा देखा वो रोटरी और जैसे और इसमें ऐसा ही होता है। हाँ, क्लब में होता है। हम चेयरमैन बने हैं, दूसरे वर्ष में आप बदल जाते हैं। NGOs में ऐसा ही होता है, आप अध्यक्ष बनते हैं, 3 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है तो आप सदस्य बन जाते हैं कार्यकारिणी के। तो सर्वत्र ऐसा होता है। मैं बल्कि जो डेमोक्रेसी है उसमें ऐसी ही व्यवस्था है। इसीलिए कभी कुशलता भी नहीं आ पाती। तो उसकी हानि तो बहुत है, बहुत हानि। मनुष्य का जिस प्रकार चाहे उस प्रकार रह सकना। उक्त स्वतंत्रता का पहले सत्व का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि एथेंस के समान छोटी रियासत में एक बार सबको शासन का अवसर चाहे मिल जाए, किंतु किसी बड़े राज्य में ऐसा होना तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी छोटी छोटी रियासतों में अनेक टुकड़े न किए जाएं। दूसरे सत्व के विषय में यह कहना पड़ता है कि जब तक समस्त समाज सत्व में न हो तब तक मनुष्य जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकता है। इस दूसरे तत्व को
राजसिक और तामसिक समाजों में अनेक प्रकार के अनर्थ और उत्पात होते हैं। ये तो दोनों जैसे ही आज वोकिज्म है ना, जिसको जो मर्जी करो, स्वतंत्रता है, क्यों नहीं करना? कोई बंधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो लड़की टू व्हीलर पर निकली थी ना, पूरा शरीर खुला और मोबाइल की माला पहनी है, उससे ढका है, छाती ढकी है उससे, क्यों नहीं? मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है। उनको देखने में क्या आपत्ति है? आपत्ति है तो आंखें बंद करो। अतः तो पास जी ये तामसी समाज होता है, तामसी वृत्ति वाले लोगों का आधिक्य हो जाता है, तो वैसा होने लगता है। अतः पाश्चात्यों ने अरिस्टोटल की स्वतंत्रता के तत्वों की व्याख्या यूं की है कि स्वतंत्रता का एक अंश है नागरिकों का शासन प्रबंधने में किसी न किसी रूप में शामिल होना, और दूसरा अंश है व्यक्तियों के निज कार्यों में यथाशक्य राज्य का हस्तक्षेप न होना। यदि उक्त व्याख्या के अनुसार नागरिकों का किसी न किसी रूप में शासन प्रबंध में शामिल होना स्वतंत्रता कहा जाए, तो हिंदुस्तानियों का अपनी इच्छा के प्रतिकूल किसी सेंसस के मुकदमे में, जहां उनकी संपत्ति को मानना अथवा न मानना जज की इच्छा पर निर्भर रहता है और कभी उनकी राय की परवाह भी नहीं की जाती, एसेसर होना भी स्वतंत्रता कहा जाएगा, क्योंकि एसेसर होना शासन प्रबंध में शामिल होना है। तो क्या ऐसी एसेसरी स्वतंत्रता कही जाती है? क्या है इसमें? मैंने किसी न किसी प्रकार से दायित्व होना, कुछ भी आप मूल्यांकन करो, आप निर्णय करो, आप अभिप्राय दो, वो माना जाएगा। तो इस प्रकार से शासन में सहभागी होना, क्या उसको स्वतंत्रता कहेंगे क्या? नहीं, उससे तो अनिश्चय ही आएगा, अनिर्णय ही आएगा, सब बिखरा बिखरा ही रहेगा। आज मैं हूँ तो मैं कुछ कहूँगी, कल आप है तो आप कुछ कहेंगे, कल ये है तो कुछ और कहेगी, उसके अनुसार बदलता रहेगा। सब लोग मिलकर ये कह रहे हैं तो बदल जाएगा, ऐसा होगा। तो सर्वानुमति कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। अभी है सर्वानुमति, या जो सत्व गुण धारण करता है वो निर्णय ले, दोनों में से एक होना चाहिए। माने राम को युवराज बनाना कि नहीं बनाना, ये दशरथ राजा पूछते हैं सबको। तो सबको पूछना माने किसको पूछना? जो कुछ राजा के गुण जानते हैं, राम को जानते हैं, कैसा होना चाहिए, अपने राज्य की परंपरा क्या, ये सब जानते हैं, और फिर भी शुद्ध बुद्धि और निष्पक्षपाती होते हैं, उन्हीं को तो पूछा जाएगा। नहीं तो आज यदि पूछने लगो कि किसको देना, तो क्या होता है? फिर वोटिंग होता है, और वोटिंग तो निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर होता है, तो चयन तो फिर ऐसा हो जाएगा। इसलिए दोनों हैं, निष्पक्ष बुद्धि भी है और उसको निर्णय का अधिकार है। जो विवेकशील है उसको अभिप्राय देने का अधिकार होता है ना। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें मनुष्यों को अपनी इच्छा के प्रतिकूल शासन कार्य में शामिल होना पड़ता है। यदि इस प्रकार अपनी इच्छा के प्रतिकूल शासन कार्य में शामिल होना स्वतंत्रता कहा जाए, तो यवन स्वतंत्रता के उक्त दो तत्वों में परस्पर विरोध आ जाता है। अतः इस व्याख्या से उक्त स्वतंत्रता का अर्थ समझने में कुछ सहायता नहीं मिलती है। तो अरस्तु वाले में तो कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात आई, वो मूल रूप से द्वैत हैं, तो उनको ये द्वैत है ये भी नहीं समझ आता है। हाँ, उनको द्वैत अद्वैत का कुछ है ही नहीं ना, उनको यही समझ आता है, द्वैत ही है, अद्वैत का पता है वो कैसे हो सकता है। परंतु वो है ना, हमारे जो विभिन्न मत पंथ संप्रदाय हैं, वे जब दर्शन की बातें करने लगते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी हम जब एकात्मता की बात करते हैं तो एक ही आत्म तत्व से जड़ और चेतन दोनों ही बने हैं,
और आत्म तत्व निर्गुण निराकार है, तो फिर चिज्जड़ ग्रंथि के बाद सृष्टि की रचना होती है, वो तो सगुण साकार होती है। निर्गुण निराकार से ही सगुण साकार भी बने हैं। निर्गुण निराकार ही सगुण और साकार बना है, यह समझ में ही नहीं आता, स्वीकार्य ही नहीं, बुद्धि में ही नहीं उतरता। निर्गुण निराकार सगुण साकार बन कैसे सकता है? निर्गुण ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, कितना सुंदर बताया गया था। तो वो कैसे हो सकता है? बस यहाँ अटक गए, बिल्कुल अटक गए। और उन्होंने हाँ, वहाँ अटक ही जाते अटक हैं। गए कि ये तो कैसे हो सकता है। अभी एक ने कल हमने चांगदेव और ज्ञानेश्वर महाराज का उदाहरण सुना ना। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा वो दीवार को भी चलो, दीवार चलने लगी, वो अड़ गए। वो ये तो भौतिक है, दीवार पंच महाभूतात्मक है, वो तो जड़ है, वो कैसे चलेगी? वो चल ही नहीं सकती। अब क्या करेंगे आप? तो बुद्धि खुली ही नहीं, तो आप बन गए जड़, नहीं हो सकता। तो एकात्मता का दर्शन गलत। वो जैसे सुमिधा दीदी अड़ गई थी, त्रयी तो होता है, एकत्व होता ही नहीं है। एक के बाद में कितने भी कर लो ना ताई, एक है, उसके बाद में उसके द्वैत करो, त्रैत करो, चार करो, पांच करो, जो करना वो कर लो। तीन तो हैं, परंतु एक से ही ये दो हुए हैं, इसलिए त्रिपुटी है, त्रिपुटी मिलकर एक है। इस सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्यों? बंद हो गए, वो खुले नहीं है। तो जो खुलने के लिए मना करता है, वो शास्त्रार्थ क्या करेगा? तो ताई ये तो है कि जैसे एक है, एक से जब दो बने तो वो एक शामिल है, तो त्रिपुटी है ये। त्रिपुटी है, और आप एक मानो तो भी ठीक तो रहता ही है, ये दो है। अब वो एक कुछ नहीं करता, ये दो मिलकर करते हैं। इस व्यवस्था को मानते क्यों नहीं? मानने में आपत्ति क्या है? अगर ये शुद्ध, एक तो साक्षात्कार से इसका पता चलता ही है लोगों को, वो तो ऋषि है, परंतु बुद्धि से भी आप लॉजिक लगाओ ना, तो आप कितने सारे प्रश्नों को सुलझा सकते हैं। कंसेप्चुअली भी तो मानो। भाई वो एक उन दोनों में नहीं है ताई, तो भी तो वो दोनों नहीं चलेंगे। हाँ, नहीं चलेंगे, क्योंकि वो है तभी तो चल रहा है। हाँ, तो वो तो नहीं बंद हो गए, उसके प्रति बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? हमारे आचार्य ने कहा है, हमारे मूल ग्रंथ में कहा है। तो ये अपने यहाँ भी होता है। फिर लोग सहिष्णु हैं, चलो आत्मतत्व को मानते हो ना, मानते, आगे बढ़ो, चलो। फिर पंच महाभूतों को मानते हैं, फिर त्रिगुण को मानते हैं, चलो। लेकिन अल्टीमेट एब्सोल्यूट वहाँ नहीं पहुँच सकते, बुद्धि से नहीं पहुँच सकते। फिर इनको जब कोई किसी का ये हो जाएगा स्पर्श और समाधि अवस्था का अनुभव होगा, तब समझेंगे, तब अनुभूति होगी। स्वामी विवेकानंद मानने को ही तैयार नहीं थे, मानने को ही तैयार नहीं थे। तो रामकृष्ण तो अद्वैत वेदांती थे। स्वामी जी तो अद्वैत वेदांती थे। वो बाद में हुए, पहले तो नास्तिक थे। हाँ, पहले नास्तिक थे, बाद में तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके आज्ञा चक्र पर पैर का अंगूठा के हाथ का अंगूठा लगाया और वे समाधि अवस्था में चले गए। तो तब उनको अनुभव हुआ कि दीवारें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्वत्र एक ही एक तत्व है। तो उनको अनुभूति हुई। फिर वापस आए, जागे समाधि से, तो फिर वो अद्वैत वेदांती हो गए। हाँ, एक ही है, एक ही है। फिर उन्होंने कहा फिर से मुझे ये अनुभव करना है। अब नहीं होता, अब तो तुम्हें ही प्रयास करके उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। और अद्वैत वेदांती अच्छा वही होता था जो सगुण को भी मानता है। वो सगुण ही थे। हाँ, दोनों ही थे। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस का भी हुआ। वो भी काली माता को मानते थे और सगुण इसको ही मानते थे। उनके पास वो तोतापुरी महाराज आए, वे अद्वैत वेदांती थे। तो वो अब शास्त्रार्थ से तो मानेंगे नहीं, यार ये काली माता के भक्त काली माता को छोड़ेंगे नहीं।
तो उन्होंने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लेकर उनके आज्ञा चक्र में चुबो दिया, एकदम रक्त तो बहने लगा, लेकिन वो एकदम समाधि अवस्था में चले गए। तो उन्होंने देखा कि काली माता के ही टुकड़े 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 हो गए हैं, और उसमें फिर केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो हो गया। तो किसी को ऐसा करना पड़ता है, अगर बुद्धि से नहीं मानो तो शुभ होना भी पड़ता है। ऐसे मानो ऐसे मानो, बहुत बुद्धिमान बनते हैं तो लो। इसलिए ठुलगरिया जी ने तो कितना सुंदर किया हाँ कि ब्रह्म की परिभाषा क्या है, ब्रह्म है, हाँ, बस है, बस है। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो हमारी वाचन माला में भी है, मैं मेरी बात बताता हूँ। मेरी माने किसकी, मैं माने मैं तो हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो हूँ। ऐसा है। उक्त स्वतंत्रता के पहले तत्व का अर्थ हिंदी के मतानुसार निर्वाचित पद्धति का राज्य है, किंतु इससे भी ठीक समाधान नहीं होता, क्योंकि सब लोग एक प्रवृत्ति एक मत के नहीं होते, अतः सब एक ही प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं करते। भिन्न भिन्न दलों से भिन्न भिन्न प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किंतु राज्य प्रबंध उसी प्रतिनिधि के हाथ में दिया जाता है जिसके पक्ष में मताधिक्य होता है। आया ना बहुमत का। तो 49 इज इक्वल टू 0, 51 इज इक्वल टू 100 हो गया। 51 वालों की चलेगी, 49 वाले झंडे फहराते रहेंगे विपक्ष में बैठकर, तो विरोधी विरोध करेंगे। अतः निर्वाचन पद्धति के राज्य में अल्पांश लोगों को अपनी इच्छा के प्रतिकूल अधिकांश लोगों की बात माननी पड़ती है। इसलिए नहीं माननी है तो आंदोलन करने पड़ते हैं। इसीलिए अप्रसन्नता लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण है। कितनी बड़ी बात की ना। लोकतंत्र में कभी सब लोग प्रसन्न नहीं रह सकते, किसी के न किसी के मुंह चढ़े रहते हैं, हो हल्ला मचा रहता है, हड़तालें होती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं, नारेबाजी होती रहती है, कभी इधर की कभी उधर की। अप्रसन्नता लोकतंत्र का स्वाभाविक सन्निकर्ष है, ये कर देते हैं। निर्वाचन पद्धति के राज्य में बहुधा चतुर राजसिक लोगों का ही निर्वाचन हुआ करता है। राजनीतिक दृष्टि से चतुर होना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट, यही है ना। तय चाहे इनकरेक्ट हो, नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, पॉलिटिकली होशियार, पॉलिटिकली दक्ष। देखो राजनीति तो है, राजनीति के बिना शासन नहीं, राज्य नहीं चल सकता, वो है ही राजनीति। नीति भी है, राज्य भी है, नीति भी है, लेकिन धर्म नीति से राजनीति अलग है, शिक्षा नीति से राजनीति अलग है। धर्म नीति और शिक्षा नीति में आपको असत्य भाषी नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपको कूटनीति अपनानी पड़ती है, जासूसी करनी पड़ती है, तो असत्य भाषण आना चाहिए, छद्माचारी होना चाहिए। बोलो तो भी उसके 3 अर्थ निकलते होंगे, ऐसे बोलता आना चाहिए। स्पष्ट नहीं बोलेंगे, और अस्पष्ट बोले तो भी सामने वाला नहीं कह पाएगा कि अस्पष्ट हो, सीधा बोलो। महाराज सीधा ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें से 3 अर्थ निकलते होंगे। आप एक अर्थ से कहेंगे तो दूसरा अर्थ सामने आ जाएगा। राजनीति में ऐसा तो होता है, भेद निर्माण करना होता है, साम दाम दंड भेद चारों का अवलंबन करना होता है, और भेद नीति में माहिर होना पड़ता है। नहीं, मुझे तो झूठ बोलना नहीं आता है, अरे नहीं चलता। ये सुराज्य के ही लक्षण हैं, ऐसा नहीं है।
शिवाजी महाराज को ये दबना पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है, अफजल खान के पास कितनी बड़ी सेना है, वो तो कितना शूरवीर योद्धा है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं आऊँगा, उनको ही यहाँ ले आओ, ये करना पड़ता है। तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दी, और लोग गाली देने लगे, अपने ही लोग गालियाँ देने लगे कि ये क्या बात है, तुलजा भवानी को की मूर्ति प्रतिमा भंग कर दी। नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा। तो ये सारा सुनना भी पड़ता है और अफजल खान को भ्रम में रखना पड़ता है। अब बाद में फिर भेंट कर उसको मारना भी पड़ता है। मारना ही होता है। उसके स्वागत के लिए भव्य शामियाना बनाना पड़ता है। क्यों बनाए? वो मुसलमान है, ऐसा है, वैसा है, वो अत्याचारी है, नहीं, उसका स्वागत ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जाओ मरो 1 लाख की सेना के सामने, स्वराज्य की बलि दे दो। तो बताइए, आजकल जो राजनीतिज्ञ सत्य भाषण नहीं करते बहुत बार, वो भी उचित है? नहीं, सत्य भाषण असत्य भाषण का विवेक करना पड़ता है। आपको असत्य भाषण करना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है। और अब तो अपनी ही प्रजा को सही नहीं बताते, वो कैसा है? वो तो सही नहीं है ना। तय कभी सही नहीं बताना उचित है तो नहीं बताना, ये भी होता है। कभी प्रजा को बताना ही नहीं, ये आवश्यक होता है कि अभी नहीं खुलना है। ये मीडिया वाले कुछ समझते ही नहीं है। वो नौसेना के अध्यक्ष, नौसेना के प्रमुख को मिले प्रधानमंत्री। अरे तो आपको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? कभी छद्मवेश धारण करके से परकीय सेना में प्रवेश कर लिए तो करना पड़ता है। कभी ऐसा छल कपट थोड़े किया जाता है, सज्जनों का रास्ता नहीं है छल कपट का, ऐसा शोर नहीं मचाया जाता। इसीलिए हमारे पूर्व के राजा बहुत दास हो गए और हार भी गए, पराजित भी हार भी गए, क्योंकि साम दाम दंड भेद बहुत सीधे होने बनने लगे। संघ में एक शब्द उपयोग होता है, सद्गुण विकृति। सद्गुण विकृति, ये सावरकर जी का सद्गुण शब्द आपकी है। विकृति नहीं बननी आप चाहिए। सद्गुण विकृति, भले भलाई 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 नहीं, कभी तो हाथ पकड़ना पड़ता है और 2 देने पड़ते हैं उसको चुप करने के लिए। अहिंसावादी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। फिर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस में महात्मा गांधी कहते हैं, 1 गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी धरो, और दूसरे गाल को तो मारेंगे नहीं, आपको ही गड्ढे में डाल देंगे। तो डालने दो। मैंने एक कांग्रेसी को कहा, अरे इतना खिलाफत आंदोलन का इतना गलत है, इतना मुसलमानों का इतना अपीसमेंट करने के बाद भी मुसलमान तो कभी आदर देते ही नहीं है, तो इसी में तो महानता है। वो कांग्रेस कहता है इसी में तो महानता है कि वो हमको इतनी गाली देंगे, इतना नुकसान करेंगे, तो भी हम उनको अपना मानते हैं। हम तुम्हारे हैं, हाँ। तुम चाहे हमारे नहीं हो। हाँ, तो हम एक पक्षी तो एक पक्षी, प्रेम किया, दिल दे दिया तो दे दिया। अब तुम उसको खा जाओ या जला दो, भूल लो। हमने तो दे दिया। इन्होंने ऐसा महात्मा गांधी ने अपना दिल ही मुसलमानों को दे दिया और मुसलमानों ने उसका भुर्ता बनाकर खा गए। फिर ये उदाहरण क्या देंगे पता है? हाँ, वो तो कैसे मैंने क्या अनासक्त और ऐसे अहिंसा वीर, अहिंसा वीर। फिर एक सन्यासी का उदाहरण देंगे। सन्यासी का उदाहरण सत्य है। एक सन्यासी के पास, वो आश्रम में बहुत लोग, भाविक लोग जाते हैं, एक ने शाल दी, एक ने क्या, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए है शाल, मुझे मत दो। नहीं, मैं तो दूंगा, आप लीजिए ही लीजिए, भले मत ओढ़िए लेकिन आपके पास रखिए। तो सन्यासी ने कहा मुझे दे दी तो फिर वो मेरी हो गई, तुम्हारी नहीं रहेगी ना। नहीं, ऐसे कैसे, मैंने आपको दे दी, मैंने आपको दे दी। तो फिर ले ली।
और तुरंत उसको 2 टुकड़े करके वो एक अनुयायी को दे दिया, इससे पोंछा लगाओ। वो चिल्लाने लगा, अरे कितनी कीमती शाल है, 6,000 रुपये की, और आपने 2 टुकड़े, तुम्हारी है क्या कि मेरी है? इस दृष्टांत का उससे कोई संबंध नहीं, तो भी ये कोई देंगे। संबंध नहीं, ऐसा दृष्टांत देंगे, ऐसा दृष्टांत देंगे। देखो वो कैसे महात्मा थे, ऐसे ही हमारे गांधी बापू महात्मा थे। साम दाम दंड भेद नहीं। ऐसा कुछ नहीं समझना, इतने भोले भोले क्या, जड़ कुछ भी नहीं समझना, कुछ समझना ही नहीं। तो सद्गुण विकृति ताई एक तरह से जड़ बुद्धि है। हाँ क्या? सद्गुण विकृति को हम सद्गुण विकृति। धर्म जड़ बुद्धि कह सकते हैं। समझना ही नहीं कुछ भी कि धर्म की जड़ बुद्धि हो, धर्म ही जड़ हो जाता है। बहुत सीधा है, बहुत सीधा, बहुत भोला, बहुत सीधा। सीधा। किसी के ना अध्यात्म ना मध्यात्म, माने किसी के बीच में नहीं आएंगे। संघ में एकदम ऐसे क्यों तो नहीं, परंतु जो सीधा बोला, कुछ लेना देना नहीं, ऐसे को गोविंद राव कहते हैं। गोविंद आपको राव पता है क्या क्या होता है? गोविंद राव क्या होता नहीं है? पता, नहीं पता। गोविंद राव बहुत सज्जन होते हैं, खाते पीते सुखी, माने सरकारी नौकरी करते हैं, एकदम नियमित, सुबह जल्दी उठते हैं, स्तोत्र गान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, फिर पत्नी को भी सब्जी ला कर देते हैं, इसे बच्चों को अच्छा उपदेश देते हैं, पढ़ाते, भोजन करते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो घर से निकले सीधे ऑफिस में, इधर उधर कुछ नहीं, ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हैं पूरा। शाम को 6 बजे तो ऑफिस से निकले, घर आए और अच्छे से कथा वार्ता करते हैं, भोजन करते हैं, रात में फिर प्रार्थना वार्थना करते हैं, समय से सो जाते हैं। इतने सज्जन, इतने सीधे, किसी के बीच में नहीं आते। लेकिन देश में अंग्रेजों का राज्य है और हमें स्वतंत्र होना है, कोई गंध ही नहीं है, इनको कुछ लेना देना नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो गोविंद राव का अर्थ ऐसे है गंधहीन गोविंद राव। राव है। तो डॉक्टर साहब कहते थे हमको ऐसे गोविंद राव नहीं चाहिए। ताई एक हमको जिसका रक्त एकदम गर्म हो जाता है, मुसलमानों का, ये अंग्रेज ऐसा करते हैं, स्वतंत्र करेंगे, नहीं चलेगा, ऐसा एक बार बोलो तो मुंह से तो बोलो नहीं, अरे वो भगवान करेगा, मुसलमानों का ना हिसाब भगवान करेगा। घर में आकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? सबको सन्मति दे भगवान, यही प्रार्थना करेंगे, इससे तो बढ़कर कुछ नहीं। दुष्टों को दंड दो नहीं, भगवान को समझता है ना कौन दुष्ट कौन सज्जन, हमको क्यों कहने की आवश्यकता है कि वो साला दुष्ट है? मुंह से ऐसे शब्द भी नहीं बोलना। इतने सज्जन, जीव को अपवित्र क्यों करना? भगवान पर छोड़ दो ना सब, तुम तो भक्ति करो, तुम अपने रास्ते सीधे चलो। इसको कहते हैं सद्गुण विकृति, पराकाष्ठा की विकृति। हो गया? हाँ ताई, निर्वाचन पद्धति के राज्य में बहुधा चतुराजसिक लोगों का ही निर्वाचन हुआ करता है, वे ही अग्रसर होते हैं। किंतु ऐसे मनुष्यों के शासन में लोग सुख शांति से जैसे चाहें वैसे नहीं रह सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधि उद्रानल के समान होते हैं, उद्रानल के समान होते हैं। उदरानल, हाँ, जठराग्नि। जब तक उनके लिए बाह्य पक्ष रूपी अन्न पचाने को रहता है तब तक सब ठीक निपटा है, किंतु जब वह अन्न नहीं रहता है तो वे स्वपक्ष रूपी आंतों को जलाने लगते हैं। 3. निर्वाचन पद्धति के राज्य में बहुधा संपत्ति की तूती बोला करती है। उसमें निर्धनों का चुनाव होना बहुत कठिन होता है, चाहे वे बड़े सुरोग्य हों। ऐसे राज्य रिपब्लिक का जामा पहने हुए प्लूटोध
सी हो, प्लूटोधसी। प्लूटोक्रेसी। ओ ठीक है, प्लूटोक्रेसी मैंने कहा ना, वो क्र के स्थान पर हाँ, ध लिखा गया। प्लूटोक्रेसी प्लूटोक्रेसी। होते हैं। उनमें प्रजा के नाम में धनवानों का डंका बजा करता है। अरिस्टोक्रेसी से लड़ने के समय प्रजातंत्र, किंतु लाभ उठाने के समय धनिक तंत्र लड़े जाते हैं। तो लगता है ये डेमोक्रेसी, लेकिन है वो धनाक्रेसी। प्रजा प्रतिनिधि मॉडल का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट कही जाती है, परंतु उसमें भी अकिंचन लोगों की सुनाई बहुत कम होती है। इसी कारण इंग्लिस्तान में इन दिनों बोल्शेविज्म का भय हो रहा है। इसी कारण वहाँ साहूकार और श्रमिक एक दूसरे को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी कारण वहाँ बार बार हड़ताल हो रही है, जिनकी दुर्गंध भारत में फैलने लगी है। गत महासमर के दिनों में पार्लियामेंट ने निर्धन लोगों को उनकी इच्छानुसार रहने नहीं दिया, उनसे कई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध करवाए। कंसक्रिप्शन का नियम बताकर बलात् उनको युद्ध में भेजकर कटवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्लियामेंट्री राज्य भी अरिस्टोटल की स्वतंत्रता का अभिप्रेरित नहीं हो सकता। चाहे इन दिनों इंग्लिस्तान की स्वतंत्रता का हेतु उसकी पार्लियामेंट नहीं है, उसके वास्तविक हेतु है भारत आदि इंग्लिस्तान के अधिकृत देश, क्योंकि किसी जाति अथवा व्यक्ति का ऐहिक श्रेय बहुत कुछ उसके संसर्गियों के गुण दोषों से होता है, न कि केवल उस ही के गुणों से। इसी प्रकार इंग्लिस्तान की वर्तमान अवस्था भी बहुत कुछ भारत आदि देशों के गुण दोषों से बनी हुई है। यदि आज भारत के वर्तमान गुण दोषों में परिवर्तन हो जाए तो कल ही इंग्लिस्तान की अवस्था बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। पार्लियामेंट वैसी ही रहेगी, परंतु वे कलाएं जिनसे इंग्लिस्तान स्वतंत्रता इन दिनों विराज रही है अन्यथा हो जाएंगी। आचार्य अरस्तु की स्वतंत्रता का भाव चाहे जो कुछ हो, किंतु यूरोप की भिन्न भिन्न स्वतंत्रता रूपी इत्रों के आधार पर अरिस्टोटल की स्वतंत्रता रूपी चंदन का है। पूर्व काल में उसका पहला तत्व स्वतंत्रता समझा जाता था, जिसमें रोम में पहले अराजकतावाद की अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसकी चिंगारियां अब प्राय समस्त यूरोप में फैल गई हैं, धीरे धीरे सारे संसार में फैलती जा रही हैं। अब इन दिनों उस स्वतंत्रता के दूसरे तत्व की ओर यूरोप का ध्यान गया है। इस दूसरे तत्व रूपी झंझाने इन दिनों यूरोपीय समाज रूपी समुद्र को आकुल कर रखा है। इसकी व्याख्या में वहाँ अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। आचार्य मिल का लिबर्टी नामक पुस्तक एक प्रकार से इसी की विस्तृत व्याख्या है। यही इन दिनों सोशलिज्म का मूल और बोल्शेविज्म का मंत्र हो रहा है। किंतु कहा नहीं जा सकता कि बिना हमारे आर्ष दैशिक शास्त्र का सहारा लिए वे कहाँ तक सिद्धार्थ होवेंगे। अंग्रेजी दैशिक शास्त्र में स्वतंत्रता की कोई एक परिभाषा नहीं देखी जाती है, उसमें भिन्न भिन्न परिभाषाएं पाई जाती हैं। कारण इसका यह है कि इंग्लिस्तान के लोगों को जब जिस प्रकार के कष्ट हुए तब उस प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाना स्वतंत्रता कहा गया। तो उनकी स्वतंत्रता परिवर्तित होती गई, कष्टों से छुटकारा पाऊंगा, और फिर नया कष्ट मिले फिर एक और स्वतंत्रता आएगी। संविधान में एक और जोड़ा जाएगा। अतः किसी के मतानुसार जिस देश में अन्न की प्रशस्ति नहीं होती वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। किसी के मतानुसार पार्लियामेंट पद्धति का राज्य स्वतंत्रता कहा जाता है, किसी के मतानुसार शासक का न होना स्वतंत्रता कहा जाता है। जितनी शासन की मात्रा कम होती है उतनी स्वतंत्रता की मात्रा अधिक होती है, और पूर्ण अशासक पूर्ण स्वतंत्रता कही जाती है। पूर्ण अराजक हो जाएगा। पोकीज़म हो गया। इसमें वो मिल को आचार्य क्यों कहा? अरे वो आचार्य मिल ही है, जो लिखने वाला बताने वाला, तो उसको आचार्य बोले। हाँ, उस पे आचरण करते हैं ना सब, उनका आचार्य तो वही है। उपालंब में बोलेंगे कि सही? ये उपालंब में बोला उनकी उपालंब की भाषा है। उन्होंने तो बहुत किया है कि पंडित यूरोप।
किसी के मतानुसार अत्यंत शासन न होना स्वतंत्रता कहा जाता है। किसी के मतानुसार शासन का प्रजा के अंतःकरण के अनुकूल होना और लोगों का उस शासन को सहर्ष पालन करना स्वतंत्रता कहा जाता है। किसी के मतानुसार सब सयाने मनुष्यों का राज कार्य में हस्तक्षेप हो सकना स्वतंत्रता कहा जाता है। ऐसी और भी अनेक परिभाषाएं हैं जिन सब का उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता है। प्रोफेसर सीली ने उक्त सब परिभाषाओं का सार लेकर स्वतंत्रता के 3 अर्थ कहे हैं। पहला, जातीय स्वतंत्रता, अर्थात अपनी जाति का किसी दूसरी जाति के अधीन न होना। दूसरा, राज्य का उत्तरदायित्व, अर्थात प्रजा के पूछने पर राज्य अपनी कार्रवाई को प्रजा को समझाना और उसकी कार्रवाई के प्रजा के मतानुसार न पाए जाने पर प्रजा को राज्य में परिवर्तन कर सकने की शक्ति होना। तीसरा, राज्य की शक्ति का परिमित होना, अर्थात राज्य को मनमानी नहीं कर सकने की शक्ति न होना। सीली के मतानुसार स्वतंत्रता के उक्त 3 अर्थों में तीसरा अर्थ सबसे अच्छा समझा जाता है। जितनी राज्य की शक्ति परिमित होती है उतने लोग स्वतंत्र होते हैं। उनके मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उनके मतानुसार स्वतंत्रता सदा अच्छी नहीं होती। देश काल निमित्तानुसार वह अच्छी और बुरी दोनों होती है। वह पूर्ण रूप में होती है जो समाज शासकहीन होकर निरंकुश हो जाती है, जो बात कभी अभीष्ट नहीं हो सकती। इसके प्रतिपक्ष राज्य को अब मनमानी करने दी जाती है तो वह कालांतरों में भयंकर और दुखदायी हो जाता है। अतः राज्य शक्ति को अमर्याद और असीम न होने देना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर सीली के मतानुसार यह स्वतंत्रता का सबसे अच्छा रूप है। जर्मन आचार्य फोन ट्राइचके के मतानुसार शासक और शासितों के बीच एक रसवाहिता, अर्थात शासक की आज्ञा प्रजा के अनुकूल होना और प्रजा का उस आज्ञा को शुद्ध अंतःकरण से स्वेच्छापूर्वक पालन करना स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के 2 आधार हैं, एक और बुद्धि संगत नियम और दूसरी ओर उनका सहर्ष पालन। फोन ट्राइचके के मतानुसार यह समझना भूल है कि राज्य के दिए से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वस्तुतः प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का राज्यत्व है। ये थोड़ा हमारे निकट जाने का प्रयास किया है इन्होंने। जो राज्य प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता वह राज्य ही नहीं है। यह समझना भी मूर्खता है कि स्वतंत्रता केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अथवा रिपब्लिक में ही होती है, अन्यत्र नहीं। इस उक्त मूर्खता का प्रचलन इन दिनों बढ़ता जा रहा है। लोगों में यह विचार फैलता जा रहा है कि निर्वाचन पद्धति का राज्य जिसमें प्रजा अपने प्रतिनिधियों द्वारा आप शासन करती है और कानून कायदे बनाने में शामिल रहती है, स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता का आभास मात्र है। वोट देकर शासकों को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि चुनने से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि अधिकांश प्रजा के मतानुसार जहाँ शासन होता है और उनके मतानुसार कानून कायदे बनते हैं और उन लोगों की जो अधिकांश प्रजा के अंतर्गत नहीं होते हैं, उस शासन उन कानून कायदों की अपनी इच्छा के प्रतिकूल करना पड़ता है। अपरंच ऐसे राज्य में लोगों को फुसला कर निर्वाचित पंडित मानी लोग धीरे धीरे प्रजा की छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। पंडित नहीं होते, पंडित मानी हो जाते हैं, लगते समझते हैं अपने आप को। स्वतंत्रता प्रत्येक पद्धति के राज्य में हो सकती है और यदि उसमें शासक और शासितों के बीच एक रसवाहिता हो। ये थोड़ा फोन ट्राइच के हमारे भारतीय स्वतंत्रता के विचार के पास है, अनुकूल आ रहा है। फोन ट्राइची के उक्त विचारों का सार यह है कि प्रत्येक मनुष्य का सहर्ष उन नियमों का पालन करना जो उसके व्यक्तिगत और समष्टिगत हित के लिए बने होते हैं, स्वतंत्रता कही जाती है। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का, चाहे वे किसी पद्धति का हो, एकमात्र धर्म है। असूया त्याग कर यदि हमारे आर्ष धर्म शास्त्र पर विचार किया जाए तो फोन ट्राइचके के विचार यूँ कहे जा सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से देश में स्वतंत्रता रहती है। अतएव नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीतः इति दैशिक शास्त्रे स्वातंत्र्याध्याये यूरोपीय स्वातंत्र्य दिग्दर्शनो नामक
पंचम आन्निकः। हाँ।